हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद दीपशिखा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय ढांचा, यानी कि जिसके अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले शासन व्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है। कुछ इम्पोर्टेंट ऊपर की चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद आज हम सिर्फ संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इससे पहले कुछ बातें समझनी होंगी, जैसे कि शासन व्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है। शासन व्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है, कौन कौन? तो संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ केंद्र के साथ राज्य सरकारों का भी अस्तित्व हो तथा केंद्र तथा राज्यों के बीच कार्यों का बंटवारा होता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? ऐसी शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। और यह शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था ये अमेरिका देश में देखने को मिलती है। ठीक है, और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ राज्य सरकारों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वहाँ पे राज्य सरकारों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। ऐसी शासन व्यवस्था हम लोग इंग्लैंड में देख सकते हैं। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस प्रकार की कोई भी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था भी है और एकात्मक शासन व्यवस्था भी है। कुछ कार्य जो भारत के हैं वो संघात्मक शासन से रिलेट करते हैं और कुछ एकात्मक शासन। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। आज हम लोग देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। एक RS बम्बई लिखा है, बम्बई मान समझिए। ये RS बम्बई वर्सेस भारत संघ 1994 में एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। उसमें यह निर्णय दिया गया था कि संघात्मक शासन व्यवस्था संविधान की आधारभूत संरचना है। ठीक है, ऐसा RS बम्बई वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया था। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधान। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो इसमें पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विषयों का बंटवारा। पहला पॉइंट है विषयों का बंटवारा। इसमें क्या होता है? आर्टिकल 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई हैं। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तो फिर हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई थी। कौन कौन सी? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब संघ सूची के अंतर्गत क्या है? तो मूल संविधान में इस सूची के अंतर्गत 97 विषय थे और प्रेजेंट टाइम में 100 विषय हैं। इस सूची के विषयों पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि संघ सूची से रिलेटेड ये जो 97 विषय, अब प्रेजेंट में तो 100 हैं, तो इन सूची पे केवल और केवल संसद कानून बना सकती, यानी कि केंद्र द्वारा इस पे कानून बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरी सूची है हमारी राज्य सूची। संघ सूची में केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और राज्य सूची में मूल संविधान में इसके अंतर्गत 66 विषय थे, जो कि प्रेजेंट में 62 विषय हैं।
इस सूची के विषय पर समानता राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। इसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा कानून बनाया जाता है। समझ में आ गया? राज्य सूची के अंतर्गत राज्यों के द्वारा इन विषयों पर कानून बनाया जाएगा। अब जो भी राज्य में योजनाएं, राज्य में कुछ वर्क करना है या कोई भी कार्य करवाना है, उस पे जो मतलब उस विषय से रिलेटेड जो भी काम मतलब बनाया जाएगा कानून, संसद द्वारा नहीं बनाया जाएगा, राज्य सूची में राज्यों के द्वारा बनाया जाएगा। राज्य की विधानमंडल द्वारा यह कानून, इस तरह के कानून बनाए जाएंगे जो राज्य से संबंधित, जो भी ये विषय राज्य सूची में दिए गए हैं। ठीक है। अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे, जो कि प्रेजेंट में 52 विषय हैं। इस सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे विषयों को रखा गया है जिसमें दोनों यानी कि संसद और जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनके द्वारा मिलकर कानून बनाया जाता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि संघ सूची के अंतर्गत क्या है। संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं प्रेजेंट में, और इस पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। और मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? तो 97 विषय थे। राज्य सूची के अंतर्गत क्या है? तो मूल संविधान में इसके अंतर्गत 66 विषय थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में 62 विषय हैं। और इस सूची के विषय पर समानता राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। और सी नंबर यानी कि थर्ड पॉइंट है, लास्ट है समवर्ती सूची। मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे, प्रेजेंट में 52 विषय हैं। इस सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। राज्यसभा का दूसरे सदन के रूप में होना। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था विषयों का बंटवारा। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, उसी के अंतर्गत राज्यसभा का दूसरे सदन के रूप में होना। ठीक है, चलिए पढ़। राज्यसभा के 233 सदस्यों का चुनाव आर्टिकल 80 के तहत राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, राज्यसभा का दूसरे सदन के रूप में होना यानी कि राज्यसभा के 233 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो आर्टिकल 80 के तहत राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जब इतने सदस्य राज्य विधान सभाओं के द्वारा सदस्यों के द्वारा जब नियुक्त किए जाएंगे, मतलब चुने जाएंगे, तो राज्यसभा राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करेगी। तीसरा है अखिल भारतीय सेवाओं का होना। तो इसमें पहला पॉइंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। संविधान सभा में सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का समर्थन किया था। संविधान सभा जब बन रही थी उस टाइम पे अखिल भारतीय सेवाओं का समर्थन किसने किया था? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। प्रेजेंट टाइम में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो IAS है, IPS है एंड IFS है। IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS का होता है इंडियन पुलिस सर्विस, और IFS का होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने टेन्योर सिस्टम यानी कि पदावधि, कितनी अवधि तक आप पद को धारण कर सकते हैं, तो टेन्योर सिस्टम की स्थापना की थी। किसने? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था? तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से लगाकर
1905 तक। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था? तो 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में भारत में थे। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने टेन्योर सिस्टम की स्थापना की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी अपने कैडर तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दोनों के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत इस व्यवस्था के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जो होता है वह अपने कैडर तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दोनों के लिए कार्य करता है। और प्रेजेंट में 24 कैडर हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता इसी के अंतर्गत आती है संघ। आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन कर सकती है पर उसकी मूलभूत यानी कि आधारभूत जो संरचना है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ऐसा कहाँ पे बताया जा चुका है? तो मैंने पहले भी बताया है, केशवानंद भारती केरल वाद में जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया गया था प्रस्तावना के पे, तो उसमें क्या बोला गया था? उसमें बोला गया था कि संसद की संविधान में संशोधन तो कर सकती है पर उसकी मूलभूत संरचना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि जो मूलभूत संरचना है उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, आर्टिकल 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। आर्टिकल 13 के आधार पर न्यायपालिका किसी भी ऐसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध हो। आर्टिकल 13 में मैंने क्या बताया है? आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 13 में विधि का निर्माण, इससे रिलेटेड मतलब आर्टिकल है विधि का निर्माण, विधि से रिलेटेड है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, न्यायालय में जो न्यायिक प्रक्रिया उस पर आप पुनरावलोकन कर सकते हैं। आर्टिकल 13 के आधार पर न्यायपालिका किसी भी ऐसी विधि को, कोई भी इस तरह की जो विधि बनाया गया, कानून बनाया गया, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध हो, यानी कि संविधान के जो विरुद्ध हो ऐसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जो न्यायाधीश यानी कि न्यायाधीश जो नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में, सरकार की उसमें कोई भी भूमिका नहीं है। पद पर रहते हुए उनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था है। उन्हें हटाने हेतु संसद का विशेष बहुमत आवश्यक होता है। यदि आप न्यायाधीशों को हटाना चाहते तो उसके लिए विशेष बहुमत आवश्यक होता है। सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि अपनी सेवा से निवृत्त होने के बाद यानी सेवा देने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो 5 टाइप के हम लोगों ने 5 पॉइंट देखे इससे रिलेटेड, जो कि हैं हमारे संविधान के संघात्मक शासन व्यवस्था से जो संबंधित प्रावधान है, उसमें ये हम लोगों ने 5 टाइप देखे। कौन कौन से? पहला विषयों का बंटवारा, दूसरा हम लोगों ने देखा राज्यसभा का दूसरे सदन के रूप में होना, तीसरा हमने देखा अखिल भारतीय सेवाओं का होना, चौथा हमने देखा संविधान की सर्वोच्चता, और पांचवा हमने देखा स्वतंत्र न्यायपालिका। इससे हमें यह पता चलता है कि भारत में जो
व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जब देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भारत में जो ये एकात्मक शासन व्यवस्था, इनके अंतर्गत क्या आता है। ये तो आता है, जो ये मैंने 5 टाइप दिखाए, इनके अंतर्गत ये पता चलता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, और आगे जब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था से रिलेटेड क्या प्रावधान है। ठीक है, और भारत में जो भारतीय संविधान में जो एकात्मक प्रावधान है, उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि विषयों का झुकाव किस ओर है। ठीक है, केंद्र की ओर ज़्यादा है कि राज्य की ओर ज़्यादा है। संघ सूची के विषयों की संख्या अधिक है तथा सभी महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में ही है। इस तरह के जो हम लोग प्रावधान देखेंगे, और केंद्र द्वारा निर्देश देना, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व होना, अखिल भारतीय सेवाओं का होना, इस तरह के जो कुछ प्रावधान है जो भारतीय संविधान में एकात्मक प्रावधान है, उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।